लेक्चर नंबर 62 और हम स्टडी करने जा रहे हैं दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं हम। इससे पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़े वो जनरल कंसेप्ट थे, यानी ऐसे कंसेप्ट जो हर तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। जैसे हमने बात की ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की, बेयर इंस्ट्रूमेंट की, हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, हमने बात की टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट की, हमने इसके बाद निगोशिएशन की, इंडोर्समेंट की बात की। तो वो जनरल कंसेप्ट थे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगले 3 लेक्चर्स में हमने बड़े आराम से 3 टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे। एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। 3 दिन 3 इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। आज के दिन में प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये 2 इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे और कल और परसों चेक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट के एक दिन हमने लगाया है, मैथमेटिकली ऐसी क्वेश्चन बनती है, लेकिन असल में मैथमेटिकल के साथ साथ हमने कंसेप्ट्स की कम्प्लेक्सिटी को भी देखना होता है। तो इसमें प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कंसेप्ट्स ज्यादातर सिमिलर हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं। इसलिए आज के लेक्चर में हम 2 कंसेप्ट स्टडी करेंगे, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। और कल और परसों चूंकि चेक वाले में उसका एग्जामिनेशन इंपोर्टेंस ज्यादा है, तो चेक वाला टॉपिक हम एक की बजाय 2 दिन में कवर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा। अभी हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, पहले प्रॉमिसरी नोट उसके एसेंशियल्स, फिर स्टडी करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज उसके एसेंशियल्स। आज के लेक्चर में बहुत 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 अहम है असाइनमेंट। खासतौर पर जब आपने असाइनमेंट करनी है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन है, किधर गया ओब्लाइज वाला, कन्वीनियंट वाला, प्लीज वाला, हाँ 26 को आपने एंड पे करना है। असाइनमेंट में से जो हमारी बुक के मुताबिक क्वेश्चन है 26 और आईकैप के मुताबिक कौन सा बनता है, एग्जाम्पल 29। आईकैप की बुक में एग्जाम्पल 29, हमारी बुक में क्वेश्चन है 26। इसको असाइनमेंट को एंड पे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉमिसरी नोट और फिर पढ़ेंगे हम बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स और लायबिलिटीज पार्टीज की। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, लायबिलिटीज। फॉर्मेट भी था, लेकिन फॉर्मेट मैंने बोर्ड में वो पढ़ लिया, शाबाश, वो तो पढ़ लिया हुआ हमने, आपने बनाया भी था, याद है फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट में भी आ गया था, शाबाश। तो आपको खूब, आपने तो रगड़ दिया होगा आपने क्वेश्चन, पूरे नंबर लिए होंगे आपने, है ना। चलिए शाबाश, देखते हैं डेफिनेशन, एसेंशियल्स, लायबिलिटी। एसेंशियल्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स का मतलब है वो चीजें जो कि लीगली वैलिड प्रॉमिसरी नोट के लिए जरूरी हैं। जैसे इससे पहले भी हम बहुत से कंसेप्ट्स में एसेंशियल्स को पढ़ चुके हैं, essentials of contract, essentials of offer, essentials of acceptance, essentials of consideration, essentials of partnership, essentials of endorsement, essentials of endorsement, essentials of offer हो गया। चलें और भी essentials of valid tender, वो भी तो पढ़ा था। तो essentials का मतलब क्या है, वो चीजें जो कि किसी वैलिड कंसेप्ट होने के लिए जरूरी हैं। यानी प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल से मुराद वो चीजें जो वैलिड प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए जरूरी हैं। एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से मुराद वो चीजें जो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए जरूरी हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर से मुराद वो चीजें जो वैलिड ऑफर बनाने के लिए जरूरी हैं। एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप से मुराद वो चीजें जो वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए जरूरी हैं। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो चीजें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी हैं। और आपको याद होगा एक और कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर आप किसी भी चीज की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेना तो बहुत से एसेंशियल्स उसी में से कवर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करें फिर डेफिनेशन से। कहता है प्रॉमिसरी नोट क्या है, प्रॉमिसरी नोट है इट इज रिटन, आई प्रॉमिस टू पे यू, फोन पे मैंने कहा आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, क्यों, रिटन नहीं है। प्रॉमिसरी नोट रिटन होना चाहिए, इट इज रिटन। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल है, I promise to pay you ₹100,000 when I will become a chartered accountant, नहीं, when I will become rich, नहीं, क्यों, कंडीशनल है। प्रॉमिसरी नोट का अनकंडीशनल होना जरूरी है। I promise to pay you $500,000 on your marriage, अनकंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल है। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, नहीं। ए ने बी से कहा आई विल पे यू ₹100,000 7 days आफ्टर सीज डेथ, डेथ वाला बताया था ना, सर्टन है।
मैरिज अनसर्टन है, डेथ सर्टन है। तो इसका मतलब है प्रॉमिसरी नोट रिटन भी होना चाहिए, अनकंडीशनल भी होना चाहिए। अनकंडीशनल में एक एग्जांपल आपको मैंने 2-3 एग्जांपल दे दी कंडीशनल की, और एक एग्जांपल दे दी जिसमें प्रॉमिस अनकंडीशनल ही रहता है, डेथ में अनकंडीशनल ही रहता है, यानी वैलिड है। हालांकि वो भी कंडीशनल लेकिन चूंकि सर्टन है। और अगर मैरिज हो, रिच की बात हो, अनकंडीशनल, वो कंडीशनल है, वो कंडीशनल है, वो फिर वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं रहता। प्रॉमिस है, वादा है कि ऑर्डर है, प्रॉमिस है। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹20,000, पे मिस्टर ए ₹100,000। ये प्रॉमिस नहीं है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। क्लियर? प्रॉमिसरी नोट में 99% सिचुएशंस में जब बात शुरू होती है ना, होती है आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। रिटर्न होना चाहिए क्लियर, अनकंडीशनल होना चाहिए क्लियर, प्रॉमिस होना चाहिए, ऑर्डर नहीं, क्योंकि ऑर्डर होगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। साइंड होना चाहिए, साइन, कौन साइन करे? दोनों पार्टी साइन करे, मेकर भी पेई भी। पेई साइन ना करे, क्योंकि साइन वो करेगा जिसकी लायबिलिटी है, जो वादा कर रहा है, जो कि लायबल पार्टी है। मेकर, पेई साइन नहीं करेगा, मेकर साइन करेगा। स्टूडेंट कह लगा सर अगर मेकर को साइन ना करने आते हो, अनपढ़ हो, और फिर अगला सवाल, और अगर उसका हाथ कटा हुआ तो हाँ ठीक है, जो ये ला यहाँ पे साइलेंट, यहाँ पे ला खत्म हो जाता है। तो कहता है ला सिर्फ इतनी बात करता है, साइन करो, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा लगा दो, वो भी चलेगा। साइन बाय मेकर, साइन बाय एंड, साइन बाय मेकर एंड पेई। पेई ने साइन नहीं करने, प्रॉमिसरी नोट पे एक ही पार्टी साइन करती है, प्रॉमिसरी मेकर। पेई कभी साइन नहीं करता, पेई कभी साइन नहीं करता, पेई कभी साइन नहीं करता। मुझे बताइए, ठीक है ठीक है, प्रॉमिसरी नोट पे कौन साइन करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज पे कौन साइन करेगा? ड्रॉअर और ड्राई, और पेई भी, पेई कभी साइन नहीं करता। लेकिन नहीं, चेक पे पेई साइन थोड़ी करता। दूसरी अटेम्प्ट में समझ आ गई आपको? दूसरी अटेम्प्ट सोचने की आई क्या पे तो इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास है। पेई कभी साइन नहीं करता, लेकिन शाबाश जब इंडोर्स करेगा तब साइन करता है। वरना नॉर्मली जब इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा होता है ना, जब इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा होता है, तब उसमें पेई साइन नहीं करता, दूसरी पार्टीज करती हैं। प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉअर और ड्राई करेगा। साइन बाय मेकर टू पे, जाहिर पे करना, रिसीव थोड़ी करना। सर्टन सम, सर्टन, मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। सर्टन है क्या? ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? अच्छा, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, है? 10,000 का वादा खत्म हो गया हुआ है, वो आपने दरमियान में 2-3 दफा हाजिरी लगवा दी अपने। मैं आपको 10 रुपए प्लस जो आपका कमीशन बनेगा वो अदा करूंगा। सर्टन या अनसर्टन? कितने स्टूडेंट का ख्याल है सर्टन है? सर्टन नहीं है। 10 रुपए सर्टन है, उसके साथ मैंने कहा 10 रुपए और जितना कमीशन बनेगा। कितना कमीशन बनेगा? ये तो बाद में लड़ाई हो जाएगी। ये कहेंगे 10 लाख बनेगा, मैं कहूँ 5 रुपए बने, लड़ाई हो जाएगी आपस में। सर्टन नहीं है, और टोटल अमाउंट सर्टन होनी चाहिए। प्रॉमिसरी नोट की टोटल अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन हो। कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन का मतलब है कि उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही सर्टन हो जाए। कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन का मतलब है किसी और चीज को ना देखना पड़े। जैसे अगर मैं इनसे ये कहूं, मैं आपको मंथ एंड पे आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपए, आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस। आफ्टर डिडक्टिंग कितनी अमाउंट मैंने पे करनी है बता सकते हैं? अनसर्टन, तो अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप उसके साथ कोई ऐसी चीज लगा दे जो कंटिंजेंट एडिशन या कंटिंजेंट डिलीशन हो, जो कि आप उस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अमाउंट अनसर्टन होते हैं। अनसर्टन अमाउंट से लड़ाई झगड़े होते हैं। लॉ कहता है वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आखिरी एग्जांपल आपने बताना है इसमें अमाउंट सर्टन है कि नहीं।
आई प्रॉमिस टू पे यू आफ्टर 3 months ₹100,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर इसमें भी तो इंटरेस्ट कंफर्म नहीं है। हाँ लेकिन आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना, 1 लाख को 6% से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 3/12 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। आपको याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि टर्म सर्टन या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन होनी चाहिए। आई विल सप्लाई यू गुड ए एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। टू बी फिक्स्ड बाय सी, प्राइस मेंशन नहीं है। क्या सर्टन एग्रीमेंट है कि नहीं है? बताया था है। जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देगी, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है, या जो भी मिस्टर सी है वो फिक्स कर देगा प्राइस। तो अगर प्राइस जो अमाउंट सर्टन नहीं भी है लेकिन इस काबिल है, उसे सर्टन बनाया जा सकता है। इसमें आपने सिर्फ अपनी तरफ से एग्जांपल ऐड नहीं करनी, सिर्फ 2 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय मिस्टर सी या गवर्नमेंट, वो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। और दूसरा इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट, ये है कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन। मेरी बात समझ आई? 1 2 3 4 5 6 सर्टन सम ऑफ मनी, पैसे पैसे कैश, सर्टन सम ऑफ मनी। आई विल पे यू ₹100,000 आफ्टर 1 month along with 5 pizzas। नहीं प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्या? क्यों प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं है? आई विल पे यू ₹500,000 along with 10,000 shares of PTCL। इसका मतलब प्रॉमिसरी नोट पे सिर्फ पैसे ही लिखे जा सकते हैं, रिसीव या पे हो सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं। और पैसे भी कौन से? इंडियन रुपी, यूरो, डॉलर, पाकिस्तान रुपी, पाक रुपीस। लीगल टेंडर, पाकिस्तान में लीगल टेंडर है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर याद है किसी जो है कोई माइकल लाल क्लास में जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर बताते क्या थे? शाबाश। अनकंडीशनल होल ऑब्लिगेशन, आप बताइए। प्रॉपर टाइम, होल ऑब्लिगेशन, लीगल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। वहां पे अभी हमने ये पढ़ा था एसेंशियल ऑफ वैल्यू, उसमें टेंडर वाला कंसेप्ट याद है ना? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शायद हमने ये पढ़ा था कि जो टेंडर है, अगर आप अमाउंट में पेमेंट करें, टेंडर ऑफ मनी जो है वो लीगल टेंडर होना चाहिए, जो पाकिस्तान में करेंसी चलती है। तो यहाँ पे भी मनी हो, पाकिस्तानी करेंसी, और इसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें असल में 2 कंसेप्ट हैं, 7 + 8। एक कंसेप्ट क्या है? पैसे हो, पैसों के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए प्रॉमिसरी नोट में। और दूसरा पाक रुपीस, पाकिस्तान की करेंसी। टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। 2 अजीब एग्जांपल्स हैं हमारे इस चैप्टर में, 2 अजीब एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल, मेरा नाम फर्ज कीजिए है आसिफ, है भी सच में। मैंने प्रॉमिस नोट, आई प्रॉमिस टू पे आसिफ ₹100,000 आफ्टर 1 month। खुद से है ना ट्विस्ट, यही तो ट्विस्ट है कहानी में। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ये होना चाहिए टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, टू माई सेल्फ। क्या एक बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कंसेप्ट पढ़ा नहीं था? पढ़ा था ना? कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज होना जरूरी है, और प्रॉमिसरी नोट के लिए भी 2 पार्टीज होना जरूरी है। अगर मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूं, कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे आसिफ ₹100,000 आफ्टर 1 month, प्रॉमिसरी नोट है, और इसको इंडोर्स कर दिया बिलाल को, इसको इंडोर्स कर दिया बिलाल को। अब 2 पार्टीज होगी कि नहीं हो गई? अब ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर मैं अपने आप को पैसे देने का वादा करूं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं अपने आप को कैसे। लेकिन अगर उसमें दूसरी पार्टी ऐड हो गई, कैसे ऐड? एंडोर्समेंट के जरिए से। तो अब असल में मैं मेकर हो गया और दूसरी पार्टी पे हो गई, दूसरी पार्टी पे हो गई। प्रॉमिसरी नोट वैलिड जब क्रिएट हुआ वैलिड है क्योंकि उसके ऊपर एक ही पार्टी थी, लेकिन जब इंडोर्स हो गया था 2 पार्टीज हो गया, वैलिड हो गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो प्रॉमिसरी नोट है ही नहीं वो इंडोर्स। एक मिनट है,
एक प्रॉमिसरी नोट है, उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखी हुई, वैलिड है कि वॉइड, और अब अमाउंट लिख दी, तो पहले बाद में जो पहले वॉइड है बाद में वैलिड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ला यहां पे अज्यूम क्या करता है? ला ये कहता है जब मैंने ये लिखना आई प्रॉमिस टू पे आसिफ, तो असल में पे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ला ये अज्यूम करता है क्योंकि पार्टी है कि इनकम्प्लीट है। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर इंडोर्सी का नाम लिख दिया, इंडोर्सी का नाम लिख दिया, तो फिर ला कहता है दो पार्टीज आ गई। क्लियर? ये थी पहली अजीब एग्जांपल जी। ऐसे नहीं, सच में ऐसे ही करेगा? नहीं ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा। ला ये कहता है कि असल में प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होनी चाहिए, एक जिसने पेमेंट करनी है और दूसरा जिसको पेमेंट करनी चाहिए। जब आप प्रॉमिसर और पेई एक ही बंदे के दोनों जगह पे एक ही पार्टी के नाम है, तो असल में ये दोनों ही एक पार्टी है, और ना ये पार्टी मेकर है ना ही पेई है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा नहीं पार्टी मेकर है तो आप कहेंगे सर पेई में भी तो है, और मैं कहूंगा पेई है तो आप कहेंगे सर मेकर में भी तो है, तो ये पार्टी ना मेकर। लेकिन जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया, इसका नेट इफेक्ट देखे ना, जैसे काउंटिंग में होता है ना, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी हो नहीं जाता। तो मैंने A ने A को पे करने हैं, A ने आगे B को पे करने हैं, तो इसका नेट इफेक्ट ये ना गया A ने B को पे करने हैं। ला यही कह रहे हैं, वह है पहला अजीब कंसेप्ट, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ रुपीज। दूसरा अजीब कंसेप्ट वो मैं आज नहीं बताऊं, वो आप घर से खुद पढ़ के आएंगे। दूसरा अजीब कंसेप्ट क्या है? आई प्रॉमिस टू पे नीलम परी रुपीज 500,000। नीलम परी बोला, नीलम परी, नीलम मुनीर नहीं बोला, नीलम परी, नीलम परी। ये भाई ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे जकूटा जिन रुपीज 100,000। जकूटा जिन नाम हो सकता है? और नहीं नाम हो सकता, नहीं हो सकता। ये है फिक्टिशियस पर्सन्स, फिक्टिशियस पर्सन्स। क्या ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो किसी फिक्टिशियस पर्सन को पेएबल है, वैलिड होगा कि नहीं होगा? मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, मे भी हो मे भी ना हो, आगे चल के देखते हैं, शायद कहीं पे लिखा हो लाने, शायद उसने ये लिखा हो कि फिक्टिशियस पर्सन है तो ये पेएबल टू बेरर हो जाएगा। मैं भी लिखा हो, मैं भी ना लिखा हो, ये आगे चल के स्टडी करेंगे। क्योंकि लेकिन ये इसमें तो एग्री करते हैं ना, दुनिया में ये चीजें नहीं होती ये चीजें। हाँ जी, नहीं परी मिल जाए, पापा की परी पापा का परा। स्पेसिफाइड पर्सन, सम ऑफ मनी टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर तो आपको पता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए है, ये प्रॉमिसरी नोट के लिए जरूरी नहीं। ये आपको समझ आ गई डेफिनेशन। इट इज ए रिटन unconditional promise signed by maker to pay certain sum of money to specified person। अब देखते हैं एसेंशियल्स में लीगल, इधर आ गया ना लीगल बनी। अच्छा चले अब एसेंशियल्स देखते हैं। आपने मुझे बताने, हमने डिस्कस कर लिया कि नहीं कर लिया? पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी प्रॉमिस टू पे, नॉट ऑर्डर टू पे, प्रॉमिस टू पे। इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। मैरिज कंडीशनल अनकंडीशनल, मैरिज पे जो लिंक कर दिया जाए, कंटीजेंट कर दिया जाए, वो वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। और जो डेथ के साथ किया जाए, साइंड बाय मेकर, सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पार्टी, टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर, नॉट पेएबल टू बेयरर। इसका मतलब ये हुआ प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं हो सकता, प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं हो सकता, प्रॉमिसरी नोट बेरर। हालांकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बेरर भी होते हैं और कुछ ऑर्डर भी होते हैं। प्रॉमिसरी नोट असल में ये वाली जो ये इससे ऊपर वाली 7 पॉइंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखे हुए हैं, ये 8वां स्टेट बैंक ने ऐड करवाया प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि असल में मैं आपको हल्का सा आइडिया सिर्फ देता हूं, स्टेट बैंक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टांग क्यों उड़ाता है? क्योंकि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल्ड ना किया जाए, टोटली खत्म नहीं करता, लेकिन कंट्रोल ना किया जाए, तो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल, करेंसी नोट्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा। और जब, अच्छा अगला सवाल, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कम, स्टेट बैंक को क्या टेंशन है? मार्केट उसके हाथ से निकल जाती है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए से मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल पे कुछ कंडीशन स्टेट बैंक ने ऐड की हुई हैं।
ये उनमें से एक कंडीशन है। अगर आप ओरिजिनल देखें ना, आई कैप की मेरे बुक की डेफिनेशन देखेंगे ना, उसमें उसने लिखा एक जगह पे लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट पेएबल टू ऑर्डर बेरर, डेफिनेशन में शायद लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जाके कह रहा है प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं होता। स्टूडेंट कहते हैं सर ऊपर लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है डेफिनेशन में, और नीचे लिखा है पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता। ये इख्तलाफ क्यों है? क्यों है भला? क्योंकि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहना है और ये स्टेट बैंक का कहना है, और पाकिस्तान में क्या एप्लीकेबल है? स्टेट बैंक। इसलिए हमने ऊपर से बेरर को उड़ा दिया, बेरर को उड़ा दिया। प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर, promissory not payable to bearer, promissory not payable to bearer, promissory not payable to bearer नहीं, promissory not payable to bearer नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया जी? अब बेरर नहीं हो सकता तो ऑर्डर होगा। शाबाश 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 शाबाश। promissory note हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। जी जी ठीक है। नहीं, मैंने पहले देखिए जनरल कंसेप्ट बताया था, मैंने बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है, ये मैंने बात पे कायम हूं। लेकिन अब चूंकि हम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंसेप्ट एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी और तरीके से अप्लाई, दूसरे किसी और तरीके से अप्लाई हो सकता है। जैसे चेक में क्लासिक इशू उठाया था उन्होंने एक दो लेक्चर पहले, कि नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डेट लिखी होती है ना, कि इस डेट को पेमेंट होनी है, ठीक है, वो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अगर मैं कहता हूं आई विल पे यू रुपीज 10,000 ऑन 30th मार्च 2022, तो ये 30 मार्च एक्सपायरी डेट है इस इंस्ट्रूमेंट की, इससे अगले दिन ये इंस्ट्रूमेंट खत्म है, इसके बाद फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। लेकिन चेक के केस में जो उसके ऊपर डेट लिखी होती है, वो उस डेट के गुजरने के बाद भी 6 महीने तक वैलिड होता है। तो वो कंसेप्ट शुरू में जो पढ़ाए थे वो जनरल, अब हम स्पेसिफिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोमिसरी नोट की स्पेसिफिक कंडीशन क्या? ये पेएबल टू बेरर नहीं, पेएबल टू ऑर्डर होगा हमेशा। आगे चलते हैं लायबिलिटीज। अच्छा बताइए प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज लायबल होंगी? पेमेंट एक ही होगी। कौन सी? मेकर। तो अगर मेकर ने इंस्ट्रूमेंट लिखा विल पे यू रुपीज 10,000 आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मेकर पेमेंट नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, क्या मेकर की लायबिलिटी है? अभी भी उसने 10,000 देना है, लेकिन अब कुछ और भी लायबिलिटी है, डैमेजेस भी पे करेगा। मेकर इज लायबल टू पे। किसको पे करना है? यहां खुद को तो नहीं करना, मेकर ने पेएबल खुद को तो नहीं करना, वो तो आपने अभी बताया कि वो तो सर वाइड हो जाएगा। हाँ, अगर इंडोर्स कर दे तो फिर वो भी वैलिड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रूल क्या है कि मेकर इज लायबल टू पे या इंडोर्स। और अगर डिफॉल्ट होगा तो वो ओरिजिनल अमाउंट भी पे करेगा और कंपनसेशन। और नॉर्मली इसके कंपनसेशन पता है क्या होती है? नॉर्मली इंटरेस्ट, कि जितने दिनों का डिले किया उतने दिनों का लॉ कहते हैं इंटरेस्ट डैमेजेस के तौर पे। तो क्लियर हुआ प्रोमिसरी नोट? नहीं समझ आया? नहीं, रिपीट करते हैं, लेकिन एग्जांपल डिफरेंट रखे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल 80% कंसेप्ट सिमिलर होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज के सिवाय एक एग्जांपल के, वो कौन सी एग्जांपल थे? आई विल पे नीलम परी रुपीज 500,000, ये वाली एग्जांपल जो है ये उधर है बिल ऑफ एक्सचेंज में, या ये अलग, इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। ये मैं आज नहीं आपको समझा रहा, कल समझाऊंगा। बाकी के कंसेप्ट आप देखेंगे 80% सिमिलर। सबसे पहले क्या करना है? डेफिनेशन, एसेंशियल। इसका फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट नहीं मैं आपको इधर बनाया, क्यों नहीं बनाया फॉर्मेट? पढ़ चुके हैं, आप खुद बना भी चुके हैं और होम असाइनमेंट में बनाएंगे भी। डेफिनेशन, इट इज रिटर्न, मतलब फोन करके कहा असलम भाई बकर को पेमेंट कर दो 50,000 की 1 महीने के बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज है। अनकंडीशनल, मतलब कि ये बगैर किसी कंडीशन के पेबल हो। असलम भाई, अगर ये भाई इन्होंने मुझे माल ठीक सप्लाई किया तो आप इनको महीने बाद 10,000 रुपये अदा कर देना। अगर इनका माल 1 महीने तक डिफेक्ट फ्री साबित होता है, 1 महीने तक इनकी प्रोडक्ट मेरे पास सही चलती है, तो फिर इनको 10,000 रुपये दीजिएगा। ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? नहीं है, कंडीशन अटैच कर दी मैंने साथ। ठीक है, अच्छा आप सुनिए। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी 1,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? हाँ शाबाश, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो प्रॉमिसरी नोट है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब सुनिए, मिस्टर ए प्लीज पे 1,000 रुपीज टू मिस्टर बी आफ्टर 1 मंथ। ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। लॉ कहता है रिक्वेस्ट नहीं है, ये पोलाइट वर्ड्स हैं। समटाइम ऐसा होता है, टीए होते हैं टीए, उनको हम कहते हैं टीए भाई प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय तो लेके आइए। उसकी जरूरत नहीं होती मैं ना कर सके, ऐसे होता है ना अक्सर।
तो प्लीज का जो वर्ड होता है ना, ये पोलाइट वर्ड्स के लिए होता है? अच्छा आप सुनिए, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होना चाहिए। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं। पहली एग्जांपल, मिस्टर ए प्लीज पे टू मिस्टर बी 10,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ कंडीशन नहीं हुई, ये वैलिड है? ये वैलिड है। अच्छा, आफ्टर 1 मंथ एट कराची, कराची में पेमेंट होगी, ये कंडीशन है कि नहीं? ये भी कंडीशन वैलिड है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वैलिड होते हैं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वैलिड। मिस्टर ए प्लीज पे मिस्टर बी ₹100,000 7 days आफ्टर हिज मैरिज, वैलिड नहीं है? 7 days आफ्टर हिज डेथ, वैलिड है। हालांकि डेथ का टाइम भी कंफर्म पक्का नहीं है, लेकिन डेथ कंफर्म है, ठीक है। रीडन क्लियर हो गया? अनक्लियर? ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। 3 अल्फाज, प्लीज, ओब्लाइज। अब ये रटे वाला पॉइंट है, पता नहीं आई कैप ने 12 जो 26 वाली एग्जांपल है ना, वो इस कंसेप्ट की बेस पे सॉल्व होगी। प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। क्या ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा अगर आप मेरे लिए चाय का कप लाएं? मैं अपने टीए को कह रहा हूं, ये ऑर्डर है कि नहीं है? पोलाइट। याद रखें, अगर तो 3 वर्ड्स है, प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। अगर किसी सेंटेंस में एक टर्म यूज होना, एक, तो स्टिल ये ऑर्डर होगा, स्टिल ऑर्डर होगा, सिर्फ वर्ड्स पोलाइट होंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस में इनमें से 2 अल्फाज आ गए, फिर ये पोलाइट से भी आगे की बात चली जाएगी, फिर ये रिक्वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें लीगल कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का मसला है, इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन है। समझ आए? 3 अल्फाज, प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। एक लफ्ज सेंटेंस में यूज हो तो स्टिल ऑर्डर रहेगा, सिर्फ वर्ड्स पोलाइट हुए हैं। लेकिन अगर इनमें से 2 वर्ड्स यूज हो जाएं तो वो ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट बन जाएगा। और अगर 3 हो जाए तो फिर तो बड़ी रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, 3 वैसे होता नहीं, आई कैप के एग्जाम में या तो 1 वर्ड यूज करते हैं, 2 वर्ड। रिटर्न अनकंडीशनल, ऑर्डर क्लियर हो गया? कब ऑर्डर होगा, कब ऑर्डर नहीं होगा? साइंड कौन ड्रॉ करे? ड्रॉर एंड ड्रॉर कौन होता है? जो ऑर्डर देता है। ड्राई कौन है? जिसको ऑर्डर दिया जाता है कि पे करो। किस रेट टू पे? सर्टन। सर्टन का मतलब क्या है? 10 लाख। 10 लाख रुपए प्लस जो इसका कमीशन बनेगा वो भी दे देना। 10 लाख प्लस जो जरूरी एक्सपेंसेस हो वो काट देना। 10 लाख प्लस इंटरेस्ट पे कर देना। इंटरेस्ट की परसेंटेज तो बता ही नहीं। अगर इंटरेस्ट स्पेसिफाइड परसेंटेज बताई गई है फिर कंफर्म में सर्टन है कल, लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट की परसेंटेज नहीं बताई तो सर्टन थोड़ी है। सर्टन समा मनी। फर्नीचर अगर दे दे साथ, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही फर्नीचर, वो वैलिड है। एसी साथ आ जाए, शेयर्स किसी कंपनी के आ जाए, टू सर्टेन पार्टी, कंफर्म पार्टी को जिसका नाम लिखा होगा। लेकिन अगर वो नाम लिखा हुआ है फिक्टिशियस पर्सन तो क्या होगा ये पता नहीं क्या होगा। ये शायद आप जब पढ़े ना तो उसमें लिखा हो कि शायद ये पेएबल टू बेरर हो जाए या शायद ना हो। ये तो जब हम पढ़ेंगे फिर पता चलेगा, अभी नहीं हमें कुछ पता। लेकिन बहरहाल ये हमें पता है पार्टी सर्टन होना चाहिए। क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया? अच्छा मुझे जरा सोच के बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं उधर लिखी है प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन, इधर लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, और फर्क बताइए 1 by 1। जी जी, उधर मेकर के सिग्नेचर, इधर ड्रॉर और ड्रॉई के सिग्नेचर, उधर प्रॉमिस है इधर ऑर्डर है, बस ला खत्म। हाँ शाबाश शाबाश, उसमें केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। उधर 2 पार्टीज हैं, इधर 3 पार्टीज हैं। उधर ऑर्डर है इधर ऑर्डर नहीं है। हाँ। इधर ऑर्डर है उधर ऑर्डर नहीं है। और हिज ऑर्डर से मुराद है तो उसके कहने पे होगा। है ये प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे यू आर ऑन योर ऑर्डर, ये पेमेंट करने का वादा है कि ऑर्डर है? रटा तो ना कि जहां ऑर्डर आ गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आपने देखना किस कंटेक्स्ट में हुआ है। ये ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉमिस है। ये ऑर्डर नहीं है, क्या है? तो फिर ऑर्डर का लफ्ज क्यों लिखा है? क्योंकि जिसको पेमेंट करनी है अगर वो किसी और को कहे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैंने आपको पैसे देने हैं। आप अगर कहेंगे कि मुझे नहीं इसको दो तो आपका तो ऑर्डर होगा, आपने तो ऑर्डर लगाना है, भाई का प्रॉमिस होगा। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर आपने इसका जवाब ठीक दे दिया तो आज की क्लास का हक अदा कर दिया। आपने बताना है ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है कि नहीं। इंडेटेड का मतलब समझते हैं क्या होता है?
इंडेटेड, कर्जदार मकरूज। सुने, आई एम इंडेटेड टू यू फॉर ₹100,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। आई एम इंडेटेड टू यू फॉर ₹100,000। कितने स्टूडेंट का है प्रॉमिसरी नोट है? कितना का प्रॉमिसरी नोट नहीं है? ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा आगे, आई एम लायबल टू पे यू ₹100,000। ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? आई एम लायबल टू पे यू ₹100,000, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है? दोनों में अगर आप देखें ना इसकी ट्रांसलेशन करके, तो इसमें वो कह रहा है मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, मैं आपका 1 लाख रुपए का देनदार हूं, मैं ये तो मान रहा हूं, मैं पैसे दूंगा कि नहीं? बात का ऐसा भी होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती है, प्रॉमिस टू पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, भाईजान ने मुझे पैसे मांगे, मैंने कहा मैं आपके 1 लाख रुपए देने का मैं आपका 1 लाख रुपए का देनदार हूं, मैं आपका 1 लाख रुपए का मकरूज हूं, मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, ले सकते हैं तो ले लो, ले सकते हो तो ले लो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। प्रॉमिस टू, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिस टू पे होगा तो प्रॉमिसरी नोट होगा। एसेंशियल्स की तरफ चले। पहला एसेंशियल, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एग्री करते हैं? ये तो वही जो उधर पड़ा था। दूसरा, ऑर्डर टू पे, प्रॉमिस टू पे था, ये ऑर्डर टू पे है। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये तो वही है जो इधर पड़ा था, एग्जांपल्स भी वही। साइंड बाय ड्रॉअर एंड ड्राई, ये फर्क है, उधर साइंड बाय मेकर था, उधर 2 पार्टीज है टोटल, इधर टोटल 3 पार्टीज। सर्टेन सम ऑफ मनी, तो वही है जो उधर था। सर्टेन पार्टी, तो वही है जो उधर था। ऑर्डर टू पे मनी ओनली, तो वही है जो उधर था। नॉट पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ये फर्क लगता है स्टेट बैंक ने ये प्रोविजन डाली होगी। स्टेट बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन डाली होगी, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रोविजन डाली होगी। प्रॉमिसरी नोट में कहा था ये पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, इसमें कहा है पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। इसका मतलब है पेएबल टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो मुझे समझ आ रही है वो क्या आ रही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन टाइम हो सकता है, ऑन, ये तो बिल्कुल ही नहीं ना हो सकता पेएबल टू बेरर। प्रॉमिसरी नोट तो बिल्कुल ही पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, टाइम हो सकता है कोई माइका लाल जो बताए टाइम क्यों हो सकता है और डिमांड क्यों नहीं हो सकता? बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड क्यों नहीं हो सकता? ऑन डिमांड का मतलब जैसे कोई बंदा आया उसी वक्त पेमेंट करनी होती है, क्योंकि नहीं 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 चेक है नहीं, पार्टी सर्टन होनी चाहिए। तो नहीं तो वो तो फिर बेरर जो टाइम इंस्ट्रूमेंट में भी पार्टी तो का नाम तो नहीं लिखा हो जी मेरे भाई, है ना? याद रहे कहीं शायद ये बात पड़ी थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट इन ड्यू कोर्स की एग्जांपल में बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करनी है तो ड्यू इंक्वायरी करनी चाहिए। अब ड्यू इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन के पार्टी ठीक है कि नहीं? तो अगर डिमांड बेयर इंस्ट्रूमेंट हो और डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, डिमांड तो उसमें तो ड्यू इंक्वायरी नहीं ना हो सकती, लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट हो तो कुछ टाइम दिया जाएगा, उसमें इंक्वायरी हो सकती है। शायद ये रीजन हो कि उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू ऑन डिमांड नहीं होगा, टाइम होगा। यानी कोई आके ये नहीं कह सकता ये बिल ऑफ एक्सचेंज है अभी के अभी मुझे पेमेंट दो, ये नहीं कह सकता। ये डिमांड है ना, डिमांड में ऐसे होता है ना अभी के भी पेमेंट दो, ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसने ड्यू इंक्वायरी कर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्यू इंक्वायरी करना लाजिम होता है, वरना पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं। और ड्यू इंक्वायरी करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन टाइम तो हो सकता है, ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं है, प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं है, टाइम है, हो सकता है। ये बात समझ आई? इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बताओ, हम बता सकते हैं, 4-5 पॉइंट बता सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने क्या करना है घर जाके, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके एंड पे एक डिफरेंस है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। जो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों का एक्सपर्ट होगा ना गुरु, वो जैसे ही डिफरेंस पड़ेगा उसे समझ लग जाएंगे। जब आप कंसेप्ट पढ़ लें उसके बाद वैल्यूएट करने के लिए कि मैं मास्टर हुआ कि नहीं इस कंसेप्ट का, डिफरेंस पढ़ ले, अगर डिफरेंस के सारे पॉइंट समझ आ गए तो आप मास्टर, ठीक है? जो मुझे नहीं लगता वैसे बाहर, लेकिन देख रहे हैं। अच्छा एक आधा अगर प्रॉब्लम ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
परफेक्ट थोड़ी होना होता है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी में अगर आपको पता ना चले प्राइमरी लाइबिलिटी क्या है, सेकेंडरी लाइबिलिटी क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल समझ लेंगे, लेकिन बाकी की समझ आनी चाहिए। लाइबिलिटी, उधर कितनी पार्टीज की लाइबिलिटी थी? मेकर। इधर कितनी पार्टीज की लाइबिलिटी? किस किस की? एक मिनट, अरे ड्रॉर की भी लाइबिलिटी है, ड्रॉर की, यानी दोनों ने पेमेंट करनी है। ये तो पेई को 2 दफा पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब सुनिए, लॉ ये कहता है ड्रॉई की लाइबिलिटी तब शुरू होगी, एक्सेप्ट करेगा, आफ्टर एक्सेप्टेंस, और बिफोर एक्सेप्टेंस ड्रॉई की लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है? ड्रॉ। यानी मुझे बताइए, अगर पेई को इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया और पेई गया ड्राई के पास साइन करवाने के लिए, मुझे दुकानदार ने कहा आपने लैपटॉप दिया है 50,000 पे, साथ वाले से ले लीजिएगा। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लेके साथ वाले दुकानदार के पास गया, उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं, साइन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब ड्राई लायबल है पे करने के लिए। अगर वो एक्सेप्ट कर देता ना, फिर वो लाइबिलिटी होती है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, किसकी लाइबिलिटी है? ड्रॉर की लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे देगा ना, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टीज की लाइबिलिटी है, ड्रॉर की, ड्राई की। एक्सेप्टेंस से पहले पहले किसकी लाइबिलिटी? एक्सेप्टेंस के बाद ड्राई की, ठीक है। आखिरी कंसेप्ट बता दूं, आखिरी के छुट्टी करिए। फिक्टिशियस वाला लिखा हुआ है, घर जाके पढ़िएगा। कंसेप्ट क्या था जो पूछना था? नहीं, हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्सेप्टेंस से पहले कितनी पार्टीज लायबल हैं? कौन? एक्सेप्टेंस के बाद कितनी पार्टीज लायबल हैं? गलत, 2 कैसे लायबल है? शाबाश। एक्सेप्टेंस के बाद प्राइमरी लायबिलिटी है ड्रॉई की, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद भी ड्रॉई पैसे नहीं देता तो फिर पेई के पास ऑप्शन है, चाहे ड्रॉई के खिलाफ केस फाइल कर दे, चाहे ड्रॉर के, एनी प्रायर पार्टी। जो ड्राई होगा वो तो मेन पार्टी, प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे है ना। ड्रॉर क्यों फंसा? वो एज गारंटर, लॉ ने यहां पे वर्ड गारंटर का यूज नहीं किया, लेकिन उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है एज गारंटर, कि अगर उस बंदे ने पेमेंट नहीं की तो ड्रॉर भी लायबल हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। प्राइमरी लायबिलिटी कौन सी किसकी क्या होती है? कि जब पहले नंबर पे जिससे जाके पैसे मांगने हैं वो प्राइमरी लायबिलिटी है। सेकेंडरी लायबिलिटी क्या है? दूसरे नंबर पे जिसके पास जाके पैसे मांगने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले नंबर पे किसके पास जाके पैसे मांगते हैं? प्राइमरी पार्ट और लायबिलिटी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कुछ समझ आया आपको? चलिए बाकी कल इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि आपको प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी मेरे भाई को, एसेंशियल्स भी, लायबिलिटीज भी। लायबिलिटीज ऑफ मेकर बताइए, डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की भी, एसेंशियल्स भी, लायबिलिटीज भी, दोनों पार्टीज की। होम असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। आज की ये जो होम असाइनमेंट है ना, आज की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 अहम है, बहुत अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की होम असाइनमेंट सच में अहम है, सिर्फ आपको इंगेज करने के लिए नहीं कर रहा, सच में अहम है। इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे चलेंगे, असाइनमेंट को डिस्कस भी करेंगे और फिर चेक की तरफ भी चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।